चलिए, एक और मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप चौधरी हैं, फॉर्मर सीएमडी रहे हैं एसबीआई के। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। अब एक जो असमंजस बना हुआ था कि नए आरबीआई गवर्नर कौन होंगे, वो क्लियर हो चुका है। बीते 3 सालों में अगर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के कामकाज को देखें तो रुपए के फ्रंट पर, फॉरेक्स रिजर्व के फ्रंट पर, इन्फ्लेशन के फ्रंट पर उन्होंने काफी कामकाज किया है। और कहा तो ये भी जाता है कि उर्जित पटेल के रिकमेंडेशंस के बिहाफ पर ही उनकी पॉलिसीज आगे बढ़ी हैं। ऐसे में जो कॉर्पोरेट्स है या फिर जो इंडस्ट्री है वो उर्जित पटेल के अपॉइंटमेंट को थम्स अप दे रही है। आप क्या मानते हैं, क्या उर्जित पटेल परफेक्ट चॉइस हैं इस रोल के लिए? देखिए, चॉइस है, परफेक्ट है या नहीं, ये इनके कामकाज के बाद पता लगेगा। पहली बात तो ये है, ये पूरा डिबेट इस तरह से किया जा रहा है कि देश में एक ही संस्था और एक ही व्यक्ति है जो इन्फ्लेशन नहीं चाहता है, वो है आरबीआई और आरबीआई के गवर्नर, और बाकी पूरा देश इन्फ्लेशन चाहता है। ऐसा नहीं है, इन्फ्लेशन किसी को पसंद नहीं है, पर इन्फ्लेशन को रोकने के लिए 2 उपाय हैं। एक है कि डिमांड को रोकिए और दूसरा है कि सप्लाई को बढ़ाइए। तो रघुराम राजन साहब का जो स्टांस था वो है डिमांड को रोकिए। हमारा कहना है कि आप ऐसा मत करिए, सप्लाई बढ़ाइए। और आपने इनकी कई जो है अच्छे कदम गिना दिए, पर कुछ जो नेगेटिव स्टेप्स हैं वो भी गिनिए। एक, इन्होंने एक्सपोर्ट क्रेडिट बंद कर दिया। पहले बैंक्स को आरबीआई की तरफ से एक्सपोर्ट क्रेडिट के नाम पे लाइबोर पे पैसा दिया जाता था, वो बाकी बैंक आगे ऑन लैंड करते थे। पिछले 17 महीने में ये मंथ आफ्टर मंथ हमारे एक्सपोर्ट्स गिरे हैं। अब ये बताइए कि एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या इन्फ्लेशन बढ़ता है? तो एक्सपोर्ट्स को क्यों गिरवाया, और एक्सपोर्ट्स के प्रति जो ये सपोर्ट थी ये क्यों वापस ली? दूसरा, ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत उनके लिए प्रशंसक थे गवर्नर साहब के, तो होंगे। जहां पर 3 या 4% इंटरेस्ट देकर आपको पैसा मिलता है, उन्होंने 7% इंटरेस्ट दे दिया। उन्होंने तो इनके घर भर दिए और देश को गरीब बना दिया, तो इसलिए वो ये तारीफ करेंगे। तीसरी बात ये है कि जो भी करें स्पष्ट तरीके से करें। डॉक्टर पटेल से हम यही अपेक्षा रखेंगे। अगर आपने लिक्विडिटी कम करनी है तो ठीक है, सीआरआर बढ़ा दीजिए, पर ये मत करिए कि सीआरआर तो ऊपर से नहीं बढ़ाया, पर सीआरआर रखने के तरीके ऐसे गोलमाल कर दिए कि अपने आप सीआरआर बढ़ गया। ये मत करिए, कहिए कि मुझे सीआरआर बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ेगी। तो ये स्पष्ट। अच्छा, दूसरी बात, रिपो रेट पे हाफ ट्रूथ कहते हैं। पहले इन्होंने रिपो रेट 75 बेसिस पॉइंट 0.75% बढ़ा दिया, फिर 1.5% 1.5% कम किया, तो नेट कितना कम हुआ? नेट तो हुआ 0.75%, यानी 75 बेसिस पॉइंट। पर हर मंच पे कहते हैं मैंने 150 पॉइंट कम कर दी। तो हाफ ट्रूथ्स ना बोले, फुल ट्रूथ्स बोले। और रिपो रेट से ज्यादा इफेक्टिव है सीआरआर कट। तो लिक्विडिटी पे क्या इनका स्टांस रहता है, दैट विल डिटरमाइन कि देश में जो है लेंडिंग रेट्स कम होंगे या नहीं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि प्राइस कम करने के 2 तरीके हैं, एक डिमांड रोकिए, एक सप्लाई बढ़ाइए। अब आप देखिए टेलीफोन के रेट्स इतने कम हो गए हैं किस तरह से, कि सप्लाई बढ़ गई, इतने ऑपरेटर आ गए, इतना स्पेक्ट्रम आ गया, तो उससे सप्लाई बढ़ी, रेट कम हो गए। तो उसी तरह पैसे के मामले में भी, क्रेडिट के मामले में भी, क्रेडिट की सप्लाई बढ़ाइए, अपने आप दाम कम हो। प्रदीप जी, ये जो आपने बात की, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि अब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी और आम आदमी के पास एक अच्छी रकम इस महीने के अंत तक आएगी, और मौजूदा जो सीपीआई के आंकड़े आए थे हाल फिलहाल में, उसमें भी 6% के पार निकली थी महंगाई दर। ऐसे सिनेरियो में देखिए, एंटिसिपेशन इसमें है कि आरबीआई रेट कटौती करेगा, पर क्या आरबीआई के पास रेट कटौती करने का कुछ भी स्कोप है मौजूदा सिनेरियो में? ये रेट कटौती मत करे, रेट कटौती तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। रेट कटौती से रेट कम नहीं होते, रेट बढ़ाने से रेट बढ़ते नहीं है। सीआरआर कट करें, अपने आप रेट कम होंगे। बात आपकी सही है कि इस पे डिमांड पे प्रेशर आएगा, पर आज हर इंडस्ट्री में इतनी एक्सेस कैपेसिटी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतना कम है कि मैं नहीं समझता हूँ कि दाम इतने बहुत बढ़ जाएंगे चीजों के दाम। और जहां तक खाने पीने की चीजें हैं, एक्सेप्ट दाल, बाकी चीजें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वितरित होती हैं, तो वहां पे जो वल्नरेबल और पुअर सेक्शंस हैं उसको प्रोटेक्ट करने का इनफ अरेंजमेंट है। और जो इनकम सप्लीमेंट देना है, जो गरीब लोग अगर इससे पीड़ित होंगे, तो वहां पे एनरेगा स्कीम को विस्तार करिए, तो उनको इनकम सप्लीमेंट मिलेगा। जी मिस्टर चौधरी, जिस तरह से आपने भी कहा भी
कि अच्छी बातें तो आपने सारी बताई, बुरी बातें नहीं बताई। तो चलिए मैं उसी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उस पर एक आपका क्वेश्चन लेना चाहूंगी। काफी डिबेट यहाँ पर हुई रेट्स को लेकर कि हायर इंटरेस्ट रेट्स रहे हैं रघुराम राजन के रजीम में, ऐसे टाइम में जब वर्ल्ड वाइड नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं, WPI CPI लोअर लेवल्स पर था, IIP डाउन था, तो जरूरत थी कि अग्रेसिवली रेट्स नीचे आएं। और बैंकों के लिए भी इनफैक्ट ये कदम बहुत जरूरी था, क्योंकि जो ट्रेजरी प्रॉफिट्स बैंकों को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। अब सवाल यह है कि नए गवर्नर का रुख क्या रहता है। तो अगर मैं एक व्यू आपका लेना चाहूं, हालांकि वो कदम क्या उठाएंगे वो देखना होगा, लेकिन आपके लिहाज से इसी कैलेंडर ईयर में क्या रेट कट का स्कोप है? रेलेवेंट है, रेट कट पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। रेट जो है वो डिटरमाइन RBI से नहीं होते हैं, वो डिटरमाइन होते हैं सरकार अपनी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर क्या इंटरेस्ट दे रही है। तो बैंक को उस हिसाब से डिपॉजिट रेट फिक्स करना होता है, और बैंक जिस हिसाब से डिपॉजिट रेट फिक्स करेंगे उस हिसाब से लेंडिंग रेट फिक्स होंगे। जितनी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो लेंडिंग रेट बढ़ेंगे, कॉस्ट कम होगी तो लेंडिंग रेट कम होंगे। तो उसमें RBI जो 4% बैंकों का पैसा हड़प लेता है और 1 पैसा इंटरेस्ट नहीं देता है, उसके कारण भी लेंडिंग रेट हाई है। डॉक्टर सुब्बाराव के टाइम में CRR को 6 से 5, 5 से 4 किया गया था। ये मैं नहीं कहता कि मेरे कहने पे आप CRR कम कीजिए, नहीं, पर इस बात को सुनिए। डॉक्टर राजन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ही इज डिसमिसिव ऑफ एनी अदर व्यू। तो डॉक्टर उर्जित पटेल मेरे हिसाब से एटलीस्ट उस बात को सुनेंगे। कितना अमल करें ना अमल करें वो परिस्थिति के ऊपर और उनके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर है, पर सुनेंगे। तो आगे से RBI की मूल्यांकन में रेट कट को लाइए, रेट कट या रेट इंक्रीज को लाइए ही मत, सिर्फ CRR पे फोकस करिए। राइट, लेकिन प्रदीप जी एक बहुत सेंसिटिव इशू ये भी है कि NPS से निपटने के लिए रघुराम राजन जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग मुहिम चलाई। कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल मार्च 2017 तक की एक डेडलाइन रखी हुई है सरकार बैंकों को बैलेंस शीट साफ करने के लिए। गलत प्रचार है। आज पेपर में देखिए कि एयर इंडिया का लोन भी NPA होने जा रहा है। क्या किया उन्होंने? अरे देखिए, एसोसिएट बैंक SBI से मर्ज हो रहे हैं, सैकड़ों अकाउंट हैं जो कि SBI में सबस्टैंडर्ड है और एसोसिएट बैंक में स्टैंडर्ड है। तो क्या किया इन्होंने? यूनिफॉर्म क्यों नहीं किया कि भाई बड़े अकाउंट्स जो हैं वो सारे बैंकों में एक मिनिमम प्रोविजनिंग होनी चाहिए? ये क्यों नहीं किया? सिर्फ दिखावा किया है, काम का जिक्र किया है, काम नहीं किया। और मैं अभी भी कहता हूं कि बैंकिंग सुपरविजन इज द वीकेस्ट लिंक इन RBI। नहीं तो ये जो NPAs हैं इसकी समस्या को अब गोइंग फॉरवर्ड नए गवर्नर कैसे टैकल करें? क्योंकि सर अगर कुछ ज्यादा सख्ती करते हैं तो जब इंडस्ट्री सुधरेगी तब होगा। अब डॉक्टर कैसे टैकल करेगा? पेशेंट सुधरेगा तभी तो ठीक होगा। डॉक्टर दवाई दे सकता है, पर पेशेंट अगर उस पर रिएक्ट ना करे। अब स्टील इंडस्ट्री की, पावर इंडस्ट्री की हालत ऐसी है कि दाम ही नहीं मिल रहा है, फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट रॉ मटेरियल से कम हो गई है, तो कैसे होगा? प्रदीप सर, ये जो ग्रॉस NPA फिगर्स जो इतनी हाई कोट कर रहे हैं सरकारी बैंक, मेरा सवाल इन पे था कि इनसे निपटने के लिए RBI को क्या करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए? तो क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक के रेट कम हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक मुनाफाखोरी कर रहे हैं तो आप बेस रेट देखिए। सबसे कम बेस रेट है SBI का, उसके बाद है HDFC का और बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक की। आप तथ्य पे डिबेट कीजिए ना। यानी प्रदीप जी आप कहना चाह रहे हैं कि NPA के फ्रंट पर जो क्लीन ड्राइव रघुराम राजन ने शुरू की थी उसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि जरूरत ये थी कि इंडस्ट्री हाफ हार्टेड है और सिर्फ शो के लिए था और बहुत लेट है। 3rd क्वार्टर ऑफ 2016 में किया। 1st 2nd क्वार्टर में इन बैंकों ने प्रॉफिट दिखा के इतना ज्यादा सब एडवांस टैक्स दे दिए। 1st क्वार्टर में पकड़ते, क्योंकि जैसे ही बैंकों के रिजल्ट्स आ गए बैंकों ने मार्च में, तो एक बार एसेट क्लासिफिकेशन देखिए, क्वार्टर टू क्वार्टर जो होता है अकाउंट का लिमिटेड रिव्यू होता है, पर मार्च का जो होता है उसमें अकाउंट का फुल रिव्यू होता है। वो बैंक्स के लिए भी है, कॉर्पोरेट्स के लिए भी। तो जब मार्च 16 की बैलेंस शीट आ गई, कंपनियों की भी आ गई, RBI को उसमें कूदना चाहिए था और RBI को बताना चाहिए था। देखिए ऐसा होता है कि मैं रात को कभी एयरपोर्ट से घर लौटता हूँ तो ट्रैफिक नहीं है, रेड सिग्नल पर मैं ड्राइवर को बोलता हूँ रुक जाइए। ड्राइवर कहता है साहब आप पागल हैं, कोई नहीं रुक रहा है, आप अगर रुके रहेंगे पीछे से कोई मार के चला जाएगा। तो यही परिस्थिति है, जब कोई देख नहीं रहा है तो लोग लाल बत्ती में निकल जाते हैं। तो RBI ने भी अपनी ओवरसाइट नहीं रखी, तो लोगों ने जो है अपनी पसंद से अपनी
कैपेसिटी के अनुसार प्रोविजनिंग। तो प्रदीप जी, गोइंग फॉरवर्ड बैंकों के एनपीए अगली कुछ तिमाहियों तक कम होंगे या फिर ऐसे ही बरकरार रहेंगे? आप ये तो लगता है इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा। अगर जब इकोनॉमी में डिमांड नहीं बढ़ेगी तो एनपीए कम होने के आसार कम है। जी जी जी, चलिए शुक्रिया प्रदीप जी, बातचीत की आपने जी बिजनेस से और इस पूरे ही मसले पर अपने व्यूज आपने शेयर किए। तो प्रदीप जी का व्यू तो यही है कि चैलेंजेस नए गवर्नर के सामने काफी होंगे, लेकिन जरूरत है कि इंडस्ट्री की सेहत सुधारने पर फोकस किया जाए और बैंकों के एनपीए को लेकर जो एसेट क्वालिटी रिव्यू हुआ है उस पर वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखे। जो बातचीत उन्होंने की उनके हिसाब से जहां पर वीकनेस है, जिन सेक्टर्स में कमजोरी है, उनको उबारने को लेकर कदम पहले उठाने चाहिए थे, तभी इस एसेट क्वालिटी रिव्यू पर कामकाज होना चाहिए था। अजय बग्गा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर बग्गा, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर प्रदीप जी ने कही कि आपने एसेट क्वालिटी रिव्यू तो शुरू कर दिया, आपने धड़ल्ले से एनपीए पिक्चर सामने यहाँ पर पेश की, लेकिन उसमें सुधार कैसे हो इस पर काम नहीं किया। जरूरत थी उस पर सुधार में कामकाज करने को। स्टील सेक्टर हुआ, पावर सेक्टर हुआ, जहां से एनपीए आ रहे हैं वहां पर पहले सेहत सुधरनी चाहिए, तभी एनपीए की हालत सुधरेगी। और बहुत इनफैक्ट ये बात जो है वो काफी हद तक सही भी है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इनसे, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं आएगा और चार स्तंभ रहते हैं इकोनॉमी के, एक्सपोर्ट्स रहते हैं जो वीक है, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है बट वो बहुत छोटा है जीडीपी के मुकाबले में, तीसरा रहता है प्राइवेट कंजम्पशन, वो अच्छा है, वो दौड़ रहा है और पूरी इकोनॉमी को चला रहा है, और चौथा रहता है प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बिल्कुल 2 सालों से निम्न स्तर पे पहुंच गया है। चाइना का भी बहुत लो स्तर पर है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि इंडस्ट्रियल रिवाइवल नहीं है। आपका मैन्युफैक्चरिंग 1% 2% से ग्रो करता है और हम कहते हैं जी बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि मार्केट ऑलरेडी वैल्यू काफी फेयरली वैल्यू हो चुके हैं। तो जब तक इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं आता मैन्युफैक्चरिंग में, तब तक मुश्किल है कहना कि बैंक के एनपीएस बेटर होंगे। दूसरी बात जो है दीपाली के इन्फ्लेशन देखिए तो फिर बढ़ गया है। जून में जो WPI 1.6% था वो अब 3.5%, 3.3% आ गया जुलाई में। तो ये कहाँ पे राजन की नीतियां चली कि रेट ऊपर रख के आपने इन्फ्लेशन की कमर तोड़ी। उल्टा तेल की कीमतें जो गिरी, कमोडिटीज की कीमतें गिरी, उससे डिफ्लेशन आया इकोनॉमी में। जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस हैं इकोनॉमी के वो अभी भी जारी हैं और उसके लिए लॉन्ग टाइम लगेगा। उसमें हाई रेट्स रखना एक बड़ा चुनौती रही है इंडस्ट्री के लिए। उल्टा रेट्स काटे जाने चाहिए थे ताकि इंडस्ट्री में कुछ रिवाइवल आता, उनको थोड़ी राहत मिलती। और जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स इतनी एक्सटेंडेड हैं वो ओवरनाइट तो कम नहीं हो सकती, तो सरकार को भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ स्टील में, पावर में इनको कुछ रियायतें देने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इनको आप बनाएं और इनको कुछ रियायत दे, तभी ये सेक्टर्स उभर सकते हैं और बैंक के एनपीए भी कम हो सकते हैं। शर्मा साहब, आपका व्यू और इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे आप निवेशक करें क्या? नए आरबीआई गवर्नर से कितनी उम्मीदें हैं कि वो अब एनपीएस की सिचुएशन को, जो कि बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है, उसको कंट्रोल करेंगे? और क्या बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को मौजूदा स्तरों पर खरीदने का मौका है? पहले हम ये समझ लें कि जो नए गवर्नर आए हैं वो कोई जादू की छड़ी लेके नहीं आए हैं और उनसे कोई अपेक्षा भी अलग से नहीं करनी चाहिए, ये देखते हुए कि अगला जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा वो एक कमेटी का होगा। और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये सोचना कि डॉक्टर पटेल एक हॉक हैं और वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, ये भी गलत हो सकता है, बिकॉज कमेटी का डिसीजन अलग हो सकता है और उनका सिर्फ एक वोट होगा। और उनका जब बराबर होंगे सब लोग तो वो कास्टिंग वोट अपना दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त ये बात ये है कि ये जो रिजर्व बैंक गवर्नर हैं वो अच्छा काम ही करेंगे, ये मान के चलना चाहिए। जो असली ज़रूरत है कि सरकार भी कदम उठा रही है। स्टील का जो उन्होंने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो फिक्स किया है, समय समय पर कॉस्टिक सोडा, अन्य चीज़ों के ऊपर रबर, हम जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं वो इंडस्ट्री को रिवाइव करने में हेल्प कर रही है। स्टील की हालत बहुत ख़राब होती है अगर गवर्नमेंट ये स्टेप नहीं उठाती। तो ऑब्वियसली जहाँ पे सरकार कर रही है कि उन इंडस्ट्रियों की माली हालत सुधारने की कोशिश तो कर ही रही है, साथ ही में हम चाहेंगे कि वो इंडस्ट्री जहाँ पे इंपोर्ट से पीड़ित नहीं है वहाँ पे एक्साइज कुछ कम करके वो कॉस्ट को कम किया जा सकता है या अन्य चीज़ों के अंदर, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं सही ढंग से चलें। तो इस तरह के कदम भी उठाने की आवश्यकता है। तो एक ये, और इस
बात में कि कैपिटल जो एडुकेसी आप जो बैंकों की हालत कब सुधारने के लिए, तो उसमें पीएसयू की हालत सुधरेगी यहाँ से, बिकॉज कैपिटल इन्फ्यूजन आगे चल के होगा। और अगर आपके जो एसेट्स हैं वो अगर उनको अगर आप बैंकों के अंदर कैपिटल इन्फ्यूज कर देंगे तो उनके अंदर नई लैंडिंग की कैपेबिलिटी रहेगी। तो उस वजह से अगर आप नए लोन्स अगर सही ढंग से होंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जो एनपीएस की जो रेशो है नए लोन्स की वजह से कम भी आ सकती है। तो ये इकोनॉमी अगर सर्वाइव कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव दृष्टि से चलना चाहिए। इनके अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि जो पीएसयू बैंक्स के अंदर जो लीडिंग बैंक्स हैं, जैसे जहाँ पे काफ़ी हद तक हो चुका है, उनके अंदर आप ले सकते हैं पोजीशंस। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो छोटे छोटे हैं, साउथ इंडियन बैंक जैसे, वहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह अभी भी है जो एनपीएस से उतने पीड़ित नहीं है। जी मिस्टर बग्गा, लेकिन अब मार्केट्स की दिशा आपको क्या लग रही है? 8700 के लेवल्स टच करके इंडेक्स अब सुस्ता रहा है कई सेशन से। आरबीआई गवर्नर का नाम भी अब सामने आ चुका है, अर्निंग सीजन भी अपने लास्ट लेग में है। अब गोइंग फॉरवर्ड कौन से वो ट्रिगर्स होंगे जो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेंगे? और नियर टर्म में क्या आपको लगता है कि इंडेक्स 8700 के आसपास ही घूम सकता है या फिर इसको पार करने की प्रोबेबिलिटी भी नजर आ रही है? जी देखें तो काफी सप्लाई है 8720 8740 के लेवल्स पे, और मार्केट थोड़ा एग्जॉस्टेड लग रहा है। तो अब कैटलिस्ट क्या आएगा? कैटलिस्ट हमें चाहिए या तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और तेजी से बढ़े भारत में, या फिर ग्लोबल। अभी जो मार्केट को उठा रहा है चीज वो है ग्लोबल लिक्विडिटी, जो पैसा बाहर से आ रहा है और वो मार्केट को अभी काबू में रख रहा है और ऊपर उठा रहा है। बट ये एक फ्राइडे को एक बहुत अहम बैठक है जब जैक्सन होल में एक स्पीच देंगी फेड की जो चीफ है, उससे काफी अब मार्केट का नेक्स्ट स्टेप्स लगेगा। तो मुझे लगता है एक्सपायरी के चलते चलते मार्केट थोड़ा वीक हो सकता है, और फ्राइडे जब तक वो स्पीच नहीं निकलती तब तक मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। तो यहां से मार्केट नीचे जाने की गुंजाइश ज्यादा है और ऊपर जाने की कम है। शर्मा साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट्स पे? अब स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए और गोइंग फॉरवर्ड क्या पोजीशंस डिफेंसिव में लाइक एफएमसीजी, आईटी, क्या ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं मौजूदा स्तरों पे, या फिर अभी भी रिस्की स्टॉक्स जैसे कि बैंकिंग, रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस थीम के साथ जाना चाहेंगे आप? देखिए, एक जो रिटेल निवेशक है उसके पास ऑप्शन है कि वो म्यूचुअल फंड की तरह उसको निवेश करना नहीं पड़ता, कि आपको निवेशित ही रहना पड़ता है, आप जब चाहें कैश पे बैठ सकते हैं। तो उसके लिए आपके आवश्यक नहीं कि आप जो हर सेक्टर में आपको पैसा लगाना हो। मैं तो ये कहूँगा कि इन्वेस्टर को वहीं पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे कॉन्फिडेंट है। तो मेरा कॉन्फिडेंस निजी तौर पे अगर टाटा कम्युनिकेशन पे है तो मैं उसमें पैसे लगाऊंगा, बिकॉज वो एक कंपनी ऐसी है जहाँ पे वैल्यू आगे चल के 2 साल के अंदर काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग होनी है। इसी तरह का रवैया एक आम निवेशक को अपनाना चाहिए स्टॉक पे रिसर्च करके, ओवरऑल मार्केट जब अच्छा नहीं हो तो। लेकिन मेरा मानना है कि जो जैक्सन होल की मीटिंग का बग्गा साहब ने जिक्र किया, वहाँ पे येलन कोई नया ऐसा फॉर्मूला पेश नहीं करेंगे, हालांकि पिछले साल वो नहीं थी, लेकिन वहाँ से कोई इनकमिंग डेटा पे तो जरूर बात रहेगी। लेकिन फिर भी एक हॉकिश एटीट्यूड के साथ जो अभी मार्केट चल रहा है, उस हॉकिशनेस के अंदर आप थोड़ी कमी देखेंगे, बिकॉज ये कभी भी हम जो लास्ट जो ईयर होता है पॉलिसी मेकिंग का, जब इलेक्शंस वाला, तो उसके अंदर आप इमीडिएटली 2 महीने पहले कोई भी ऐसा आप नहीं देखते हैं हाइक। तो मेरे ख्याल से ये हाइक इस पहले नहीं आएगा, उसके पहले मार्केट ये जो तलवार जो लटक रही है जब ये हट जाएगी तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तकनीकी दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि 8690 एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट गया तो है ऊपर, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया है। तो जिस दिन 8690 के ऊपर क्लोज आए उस दिन आधे घंटे में आप इन्वेस्टमेंट कर लें, या फिर अगले दिन आप पोजीशंस अपनी बना सकते हैं। जी मिस्टर बग्गा, बीते 4-5 महीने में जिन सेक्टर्स में बाइंग आई है उनमें डेफिनेटली एनबीएफसी पॉकेट है। इसके अलावा हमने सीमेंट स्टॉक्स में भी एक अच्छा रनअप देखा है, 30-40% ये स्टॉक्स चल चुके हैं, स्पेशली अगर लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें। ऑटो स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स रही हैं जहां पर हमने कंसिस्टेंट, चाहे न्यूज फ्लो कैसा भी रहा हो, चाहे अर्निंग्स कैसी भी आई हो, लेकिन एक कंसिस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का इमर्ज होते हुए देखा है। अगर यहां से किसी को फ्रेश पोर्टफोलियो बिल्डअप करना हो तो ग्रोथ स्टोरीज आपको कहां दिख रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, और मैं सहमत हूँ शर्मा जी से बिल्कुल कि फेड को ज़्यादा करेगा नहीं, स्पेशली प्रेसिडेंशियल जब ईयर रहता है सितंबर में वो नॉर्मली मूव नहीं करते हैं। और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर देखें तो वो दर्शा रहे हैं कि दिसंबर में भी रेट हाइक की
प्रोबेबिलिटी 50% से कम है। तो ओवरऑल मार्केट अच्छा है, बट मार्केट चीप नहीं है। इसमें कहाँ पैसा लगाएं? मैं कहूँगा ड्यूरेबल्स आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, चाहे वैल्यूएशन हाई है, बट इतना पैसा अभी इकोनॉमी में आ रहा है। अगस्त में एरियर्स मिलेंगे 8 महीने के, जनवरी से अभी तक के सरकारी मुलाजिमों को सबको, और सितंबर से रेट हाइक भी आ रही है, उनकी सैलरी हाइक आ रही है। दूसरा, मॉनसून अच्छा रहा है तो रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ आने की संभावना अच्छी है। नवंबर दिसंबर में ये दिखेगा फेस्टिवल सीजन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आते हुए। तो इसमें क्या सेक्टर अच्छे चलेंगे? सीमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, क्योंकि रूरल हाउसिंग में काफ़ी सीमेंट भी जाता है और 2 साल से कुछ ज़्यादा उसमें खपत हुई नहीं है। इस साल हमें उम्मीद है कि काफ़ी ऑफ टेक आएगा, तो सीमेंट सबसे सुनहरा सेक्टर है, चाहे आगे बढ़ गया है, हमें अच्छा लगता है। दूसरा है ऑटो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और 6 महीने में आप देखेंगे 2 व्हीलर स्पेशली और तेज़ी से बढ़ते हुए। तीसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया। तो जो भी डोमेस्टिक स्टोरीज हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज हैं, उन पे आप नज़र रखिए, वो अच्छा करेंगे। आईटी अभी पसंद नहीं है क्योंकि आईटी का मॉडल चेंज हो रहा है। एक इनको एवोल्यूशन करना पड़ेगा कि नया तरीका कुछ खोजना। दूसरा, ये कैश को अच्छी तरह यूज़ नहीं करते मुकाबले में जो इंटरनेशनल कंपनीज अपनी कैश यूटिलाइज करती हैं, वो काफ़ी बेहतर है। हमारी कंपनियां लिक्विड फंड्स में और फिक्स डिपॉजिट में लेके बैठे हुए हैं और पूरा रिटर्न ऑन इक्विटी सब शेयर होल्डर्स का बर्बाद करते हैं इस तरह से कैश होल्ड करके। तो आईटी मैं अभी भी कहूँगा और गिरे थोड़ा, लगभग 20% नीचे आए तब एक बाय हो सकता है आईटी। अभी तो ये ओवर वैल्यूड है जो ग्रोथ दिखा रहा है। तो ग्रोथ के साथ रहिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के साथ रहिए। साइक्लिकल रिवर्स हो सकता है, जैसे मेटल्स में आपको अच्छे रिटर्न्स आए और शर्मा साहब भी कह रहे थे गवर्नमेंट ने अब काफ़ी ड्यूटी हाइक करके उनको प्रोटेक्शन भी दी है, बट सब कुछ उसमें दारोमदार चाइना पे रहता है और चाइना के इंपोर्ट्स जिस तरह बढ़ रहे हैं तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ज़रूर है, बट मेटल्स बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा, तो उसमें थोड़ा जोखिम आ सकता है लास्ट क्वार्टर तक। तो ओवरऑल आपके पास और अच्छे सेक्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं बनिस्बत इसके जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं, मेटल्स या आईटी जैसे। शर्मा साहब, लेकिन इस मार्केट पे करेक्शन आई नहीं है, एक ड्यू करेक्शन जिसका सभी वेट कर रहे थे। जब ऐसा होता है तो अक्सर करेक्शन आती नहीं। पेरिफेरल्स बहुत स्ट्रांगली प्रदर्शन कर रहे हैं। एजुकेशन स्टॉक्स, मिसाल के तौर पर एपटेक, एनआईटी जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। केमिकल शेयर्स पेरिफेरल सेक्टर्स ही हैं जहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली एपेटाइट देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कुछ थीम्स अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ जहाँ पर आप समझते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड बहुत स्ट्रांगली तेज़ी बनेगी, या फिर काउंटर स्पेसिफिक मूव्स जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, कंजम्पशन रिलेटेड थीम तो बग्गा जी ने बहुत ही विस्तार से जिक्र किया कि कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि आईटी क्षेत्र के अंदर भी आप उनको डिफरेंशिएट करने की अभी भी जगह है। वो कंपनियां आप देख लीजिए जो अच्छा डिविडेंड दे सकती हैं या जहाँ पे डिविडेंड यील्ड अच्छी है। एक नाम जो सामने आता है हेक्सेवेयर, 4% की डिविडेंड यील्ड है। ऊपर से जो दूसरी कंपनी एम्फेसिस जो पहले भी आपके शोबे में जिक्र कर चुका हूँ, उसका भी डिविडेंड यील्ड करीब 2.8% के आसपास फिलहाल है और पूरा हिस्टोरिक। नए साल का डिविडेंड अभी बाकी है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो विजिबल है। कैसे आएगा? क्योंकि जो डीग्रोथ का जो सेक्टर था वो ये जो कंपनी थी एम्फेसिस, वो जो उसका पेरेंट था वो जिस तरह से अपना धीरे धीरे ऑर्डर्स कम कर रहा था, वो अब इन्होंने जो नए ओनर आए हैं पी फंड, उन्होंने इस बात का एग्रीमेंट कर लिया है कि जो इनका पुराना पेरेंट था वो इनको करीब जो ऑर्डर्स देगा वो करीब $950 मिलियन के ऑर्डर अगले 5 साल के अंदर देगा। और ये भी देखते हुए कि उस पीई के इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, बाहर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका आईटी बजट इटसेल्फ उन कंपनियों का करीब $1 बिलियन से है प्रति वर्ष। तो ये जब ये कंपनियां और पीई जब इन्वेस्ट करता है तो अपनी सभी इन्वेस्टमेंट कंपनीज को जहाँ पर इन्वेस्ट करता है उनके अंदर वो उनका बॉटम लाइन सुधारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आप लिवरेजिंग करके देखेंगे कि ग्रोथ आएगा। और जो पुराना जो ग्रोथ कर रहा था कंपनी दूसरे सेक्टर्स में पेरेंट के अलावा, वो तो ग्रोथ चालू ही है। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी ऐसी है जो आपको ग्रोथ पक्का तौर पे दे सकती है, वो है एम्फेसिस। हेक्सेवेयर के अंदर भी आप जब कभी भी ये प्रमोटर अपना स्टेक बेचेंगे जो पी फंड है,
तो भी आपको एक ऊंचा प्राइस पे आपको एग्जिट मिल सकता है। और डिविडेंड जो 4% यील्ड का है वो तो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि जो बिजनेस है वो ठीक ठाक कर रहे हैं और आगे भी आपको ठीक ठाक रिटर्न्स करीब 15 से 20% के इसमें अभी मिल सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया शर्मा साहब आपका भी और मिस्टर बग्गा आपका भी शामिल होने के लिए शो में और अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। हालांकि अगर इंडेक्स को देखें तो सॉफ्टनेस ही देखी जा रही है, करीब 25 अंक नीचे निफ्टी है 8642 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। लार्ज कैप स्टॉक्स में बहुत ज्यादा खरीदारी आज के सेशन में नहीं दिख रही है, लेकिन छोटे मझोले शेयरों में अच्छे बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में भी बने हुए हैं।